हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस में। चैप्टर का नाम फेडरलिज्म। अब हम लोग फेडरलिज्म में हमारा एक बड़ा टॉपिक जो है एक पूरे उसको ख़त्म कर चुके हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, यही था हमारा टॉपिक जिसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें को हमने अंडरस्टैंड किया, चीज़ों को हमने समझा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हमने ये तो देख लिया कि इंडिया ये फेडरल कंट्रीज़ में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब हमने देश के बारे में देखेंगे कि हमारे देश में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में अब हम समझेंगे। हम हमारे देश का सिस्टम अब समझेंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है इसमें से 101% एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। वैसे एक एमसीक्यू तो इसमें से पक्का आना ही है, एक या दो दो इस टॉपिक में से बन जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो हम ध्यान से समझते हैं। तो स्टार्टिंग के पैरा में अब इसको मैं अगर थोड़े से छोटी से उसमें समझाने की कोशिश करूं तो फर्स्ट पैरा में आपकी क्या बात करी गई है। जैसे दो देश थे, बेल्जियम श्रीलंका, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब हमने देखा वहाँ पे डाइवर्सिटी थी। अब ये दो छोटे छोटे देश जो हमारे स्टेट, हमारे देश का एक स्टेट हरियाणा से भी छोटे या उसके बराबर के थे, वहाँ पे क्या था आपका मेनली डाइवर्सिटी को हैंडल करने में इतनी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हमारा देश तो बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है, रीजन्स हैं हमारे यहाँ पे। तो इतने बड़े देश को मैनेज करना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे बड़ी चीज़, पावर कैसे शेयर करी जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है। तो हमको इंडिपेंडेंट हुए थे, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बने थे। कब बने थे? पार्टीशन हुआ था 1947 में, भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। देन इसके बाद जब हम इंडिपेंडेंस हो गई थी हमारी, उसके बाद जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे यहाँ पे, है ना, जिन वो स्टेट जिनके ऊपर राजा का शासन चल रहा था, वो सब भी किसके पार्ट बन गए थे? हमारी कंट्री के पार्ट बन गए थे। राजा वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया था और स्टेट्स बना दिया गया था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या डिक्लेयर करा गया? यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करा गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एमसीक्यू है। अब हमारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं हुआ है। जो हमारा इंडियन यूनियन है, जो हमारा देश है, इंडियन यूनियन जो नाम दिया गया है, ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर बना है। नाम नहीं दिया गया लेकिन काम वैसे ही करे गए हैं। तो चलिए अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा। अब आपको यहां से पढ़ना है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। अब हमने की फीचर्स पढ़े थे, उनके यहाँ पे बात हो रही है। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो जितने भी फीचर्स थे वो सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हैं और वहीं से वो लागू हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल का या 2 tier सिस्टम दिया हुआ है। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों कह लीजिए, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, बात एक ही है। एक तो ये हो गया रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगी बट मैनेज करते हैं, कोई बात नहीं। लेटर, अभी पहले तो 2 ही सिस्टम थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेटर, लेकिन बाद में अ थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। अब तीसरा टीयर, तीसरा लेवल और जोड़ा गया। किसकी फॉर्म में जोड़ा गया? पंचायत और म्यूनसिपालिटी के फॉर्म में जोड़ा गया। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। अब हर किसी का अपना सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है, हर किसी का अपने अपना सेपरेट लीगल एरिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि भाई जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो 3 फोल्ड में किया गया है। किस किस के बीच में किया गया है? आपका यूनियन गवर्नमेंट के बीच में करा गया है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया गया है।
अब ये क्या है आपका, 3 लिस्ट हैं। थ्री फोल्ड सिस्टम मतलब 3 लिस्ट हैं जो बताती हैं कि किसके पास कौन सा अधिकार है या क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होगी हमारी। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट, ये ध्यान रखिएगा, थ्री फोल्ड सिस्टम, 3 लिस्ट हैं आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम पहले देखेंगे हमारा यूनियन लिस्ट के बारे में हम देखते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। अब यूनियन लिस्ट में वो सभी इम्पॉर्टेंट नेशन इम्पॉर्टेंट वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, नेशनल इम्पॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, जैसे डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, बैंकिंग हुई, कम्युनिकेशन हुआ या करेंसी हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीडेड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सब क्यों डाले गए हैं इसमें, क्योंकि इन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या होनी चाहिए, आपकी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में एक जैसा ही कानून होना चाहिए, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं हो सकते। ठीक है ना। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। अब जितने भी सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं उन पे कानून कौन बनाता है, आपका ध्यान रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट बनाती है अकेले। ठीक है ना, अलोन। यूनियन गवर्नमेंट को जैसा उसको ठीक रखता है वैसे वो इन सब्जेक्ट्स को लेकर आपका कानून बनाती है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता, सबको उसकी बात माननी होती है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हुआ, यूनियन लिस्ट हुआ। अब सेकंड लिस्ट कौन सी है आपकी, स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। अब इसमें स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब ये जो नॉर्मल से हैं आपके, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं आपका किसके इंक्लूडेड होती हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट alone can make laws related to the subject mentioned in the state list। अब जितने भी सब्जेक्ट जो आपके स्टेट लिस्ट में मेंशन होते हैं उनको उनके लेकर लॉ कौन बनाता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी उसमें लॉ बनाएगी उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, मतलब कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। क्लियर। अब थर्ड लिस्ट, इसको बोलते हैं आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट आते हैं जिसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट है और यूनियन गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है जी, तो ये जो आपके मैटर्स हैं इसमें आपका क्या है, ये कॉमन इंटरेस्ट वाले हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। अब जितने सब्जेक्ट इसके अंडर आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आते हैं, उसको लेकर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है। इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, अगर इनके जो लॉज हैं कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बाई चांस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर लॉ क्लैश हो रहा है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। ठीक है, मतलब कि जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा उसको माना जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कॉन्करेंट में कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें दोनों का इंटरेस्ट होता है, किस किस का, स्टेट का भी और सेंटर का भी। लेकिन अगर दोनों के बनाए हुए लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो जो लॉ किसने बनाया हो, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो, उसी को माना जाएगा। ठीक है। अब
यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट तो बढ़ गए आपके, है ना। तो अब इसमें देखते हैं, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। अब बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आएंगे, बहुत से नए नए सब्जेक्ट भी आते जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट फिक्स हो जाते हैं, कई बार नए सब्जेक्ट भी आते हैं। और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना था हमारा काफ़ी सालों पहले, 1951 में आपका लागू हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो 1950s की हम बात करें तो उस टाइम में वो चल रहा था, बन गया था हमारा। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ है ये ध्यान रखना है, जो बाद के सब्जेक्ट्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे, है ना। सिंपल सी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे। According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects। अब ये आप ध्यान रखिएगा, जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे, है ना, जो भी बाद में न्यू सब्जेक्ट्स जुड़ते जाएंगे, वो पहली चीज़ तो क्या क्या उनको क्या बोला जाएगा, आपका रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है जी। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में जो भी आपके टॉपिक्स आएंगे या जो भी सब्जेक्ट आएंगे, वो आपके उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, आपका यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो ये तो थी आपकी एक तरीके से तीन लिस्ट, और आपकी एक बचा हुआ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, बचे हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे नॉर्मली, ये वाले पैरा में आपका बताया गया था कि भाई होल्डिंग टुगेदर में जैसे नॉर्मली क्या होता है, इक्वल पावर नहीं होती है ना। जैसे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी गई है और कुछ को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हुई थी, लेकिन अब वो मैटर सॉल्व हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अब आपके लिए, आई थिंक सो ये नहीं आएगा आपका। हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक से, आपका बात करते हैं, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अब हमारे यहाँ पे कौन सा है, आपका होल्डिंग टुगेदर है ना। तो हमारे यहाँ पे कुछ यूनिट्स जो हैं उनको बहुत कम पावर है। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states। अब जो ये इनका एरिया है, जो यूनिट्स हैं इनका एरिया बहुत कम है, तो इनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें किसी दूसरी स्टेट्स के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशन। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories। अब जो इस टाइप के होते हैं उन्हें यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, प्लीज कमेंट में बताइएगा। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। अब जो ये टेरिटरीज होती हैं जिनको हम यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है, स्मॉल यूनिट्स होती हैं, इनकी पास खुद की कोई ज़्यादा पावर नहीं होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस स्टेट्स। अब इन स्टेट्स को चलाने के लिए चलाता कौन है, मेनली देखा जाए तो इनको चलाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो यहाँ पे वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अगर किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना है ना, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस करना है, तो उसकी यहाँ पे बात किस तरीके से हो सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, पावर बटी हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। पावर किस किस के बीच में बटी हुई है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ओन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। अब पार्लियामेंट जो है वो अपने आप इसको चेंज नहीं कर सकती है, मतलब अपनी मर्जी नहीं चला सकती। पता लगा किसी की सरकार आई तो वो अपनी मर्जी चला रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट passed by the both houses of parliament with at least 2/3 majority। ये आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कोई भी अगर चेंज करना है तो पहले वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए। दोनों हाउसेस आपको पता है कौन कौन से, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए। ठीक है ना। अब और किसके साथ, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के पास होना चाहिए।
जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं बनेगी तब तक वो पास नहीं हो सकता पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना, पार्लियामेंट के हाउसेस में। अब जब वो यहाँ से पास हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो गया, अब इसके बाद देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अब उसके बाद जो आपका पावर शेयरिंग का जो भी चीज़ करी गई है, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपका चेंज किया गया है, पार्लियामेंट में पास हो गया। अब पार्लियामेंट से कहाँ पहुँचेगा वो? स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पहुँचेगा, है ना, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वहाँ पहुँचाया जाएगा। जब टोटल स्टेट्स की आधी से ज़्यादा, आधी या आधी से ज़्यादा जो आपकी विधानसभाएं हैं, जो लेजिस्लेचर है, वो इसको अग्री करती हैं इस अरेंजमेंट को, तो चेंज हो जाएगा, और अग्री नहीं करती हैं तो चेंज नहीं होगा। सिंपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब सबसे लास्ट चीज़, द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। अब ये जितना काम हो रहा है पावर चेंजिंग का, या पावर या फिर आपके इधर से उधर काम करने का, तो इसको अच्छे से कौन देखता है कि भैया कौन देख रहा है? जुडिशरी देखती है। वो देखती है कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, अब डिवीजन ऑफ पावर को लेकर अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। तो फिर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, और वो सबको मानना होता है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू ईच ऑफ देम। अब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स को, सोर्सेज को बढ़ाने के लिए टैक्सेस वगैरह लगा सकती हैं, बिना किसी दिक्कत के लगा सकती हैं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकें और काम बना सकें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, नॉलेजेबल है। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। थैंक यू।